नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का पार्ट 8। लोबो, कुलभूषण बोला, तुम लोगों की बातों से मुझे लगा है कि तुम डकैतों के सक्रिय सहयोगी नहीं हो। लोबो ने इंकार में सिर हिलाया। तो फिर तुम इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हो? मैं इन लोगों का फाइनेंसर हूँ। फाइनेंसर? हाँ, डकैती की तैयारी में जो खर्चा होने वाला है वो सिर्फ मेरी एंटी में है। कैसा खर्चा? हथियार खरीदने का खर्चा, व्हीकल खरीदने का खर्चा। व्हीकल तो चोरी भी किए जा सकते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते। चोरी की गाड़ी पकड़वा सकती है, एन वक्त पर तो गाड़ी चोरी की नहीं जा सकती। एडवांस में ऐसी चोरी करने से एक तो चोरी की गाड़ी संभालने की जिम्मेदारी बन जाती है, दूसरे वो पकड़ी जा सकती है, और फिर गाड़ी एक नहीं 2 चाहिए। खरीदने से खरीदार की पोल नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। बस इतना ही काम है तुम्हारा? नहीं, और भी है। और क्या? चोरी के जेवरात सिर्फ मैं ही ठिकाने लगा सकता हूँ। इन तीनों में से कोई जेवरों को नकदी में नहीं बदल सकता। बदलेगा तो रुपए के 5 पैसे मिलेंगे, और तुम्हें कम से कम 60 पैसे। ये खिदमत तो तुम्हारी है किसी काम की। लोबो खामोश रहा। हिस्सेदारी बराबर की? हाँ। सुनो, हैदर अली बोला, तुम कह रहे थे तुम हमारी समस्या का हल कर सकते हो। हाँ, कुलभूषण बड़े इत्मीनान से बोला। कैसे? यूं ही बता दूं? कुलभूषण फिर मुस्कुराया। हैदर अली ने अपने साथियों का मुंह देखा। हम तुम्हारी फीस भर देंगे, डिसूजा बोला। फीस नहीं, मुझे हिस्सेदारी चाहिए, बराबर की। क्या कहने? श्री प्रकाश व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। तुम्हें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए? या हमारे सामने थोड़ी देर बतियाने के लिए? अगर मैं डकैती में तुम्हारे साथ बराबर की शिरकत करूं तो तब तुम मुझे बराबर का हिस्सेदार मानोगे? तब तो माना जा सकता है। अब कुछ बोलो भी, हैदर अली बेसब्रेपन से बोला। क्या हल है तुम्हारे पास हमारी समस्या का? पहले तस्लीम तो करो कि मैं तुम्हारा बराबर का हिस्सेदार हुआ। अब क्या लिख कर देना होगा? ये बात मैं लोगों की जुबानी सुनना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं जानता, मैं सिर्फ इसे जानता हूँ। ये हामी भरे तो मानूं। तीनों लोगों की तरफ देखने लगे। उनमें आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए। ओके, अंत में लोबो निर्णयात्मक स्वर में बोला, इस काम में हमें तुम्हारी बराबर की पार्टनरशिप मंजूर है। शुक्रिया शुक्रिया। अब आगे भी तो बढ़ो। सुनो, कुलभूषण सुसयन स्वर में बोला, गुप्ता ज्वेलर्स की सेफ्टी के इंतजाम में जो सबसे बड़ी खामी है वो मालिकान खुद है। मतलब? लोबो बोला, मतलब ये कि वो इतनी सी मामूली बात नहीं समझते कि एक भाई को काबू में करके उसे बंधक के तौर पर इस्तेमाल करके दूसरे भाई पर और दूसरे भाई के माध्यम से पुलिस पर दबाव डाला जा सकता है। कुछ समझे? चारों ने हिचकिचाते हुए इंकार में सिर हिलाया। सुनो, फर्ज करो हम स्टोर में दाखिल हो जाते हैं। हम एक भाई को, फर्ज करो राजेश गुप्ता को, अपने काबू में कर लेते हैं। फर्ज करो जो कुछ वहाँ होना अपेक्षित है वो होता है। अलार्म बेल भी बज जाती है, पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। हम 4 जने हैं। तब तक माल तो हम काबू कर ही चुके होंगे। समस्या माल पर काबू करना नहीं है, हैदर अली बोला। समस्या वहाँ से बचकर निकलना है। तब तक पुलिस पहुँच चुकी होगी तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? घनश्याम गुप्ता हमें बाहर निकालेगा। हम उसको हुक्म देंगे कि वो पुलिस को बाहर से हट जाने के लिए कहे, वरना उसके भाई को गोली मार देंगे। वो क्या अपने भाई को मर जाने देगा? खास तौर से तब जबकि शोरूम का सारा माल इंश्योर्ड है। क्या वो पुलिस को वहाँ से हट जाने के लिए नहीं कहेगा? उसके कहने से पुलिस हट जाएगी। जब वो अपने भाई की सलामती की दुहाई देगा तो ज़रूर हट जाएगी। चलो मान लिया कि ऐसा हो सकता है, डिसूजा बोला, लेकिन ये सब तो तब होगा ना जबकि हम शोरूम के भीतर होंगे। और शोरूम के भीतर कैसे होंगे हम? कब होंगे हम? दिन दहाड़े? नहीं, कुलभूषण मुस्कुराता हुआ बड़े इत्मीनान से बोला, शोरूम का शटर गिर जाने के बाद। नॉनसेंस, एक बार शटर गिर जाने के बाद उसे नहीं खुलवाया जा सकता। हमने शटर खुलवाना है ही नहीं। उसकी छोटी खिड़की भी किसी काम नहीं आने वाली। उसमें से पहले सशस्त्र गार्ड बाहर निकलता है, फिर कैश के साथ दोनों भाइयों में से कोई एक। गार्ड बाहर कोई घोटाला देखेगा तो वो अपने पीछे आते बंदे को निकलने ही नहीं देगा। डिसूजा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुलभूषण यूं बोला जैसे किसी बच्चे को पुचकार रहा हो। हमने शटर के रास्ते भीतर नहीं घुसना है,
इसलिए तुम शटर का राग अलापना बंद कर दो। तो कैसे भीतर घुसेंगे हम? शो विंडो के रास्ते। क्या पागल हुए हो? शो विंडो पर अनब्रेकेबल ग्लास मढ़ा हुआ है और ग्लास के आगे लोहे की ये मोटी ग्रिल लगी हुई है। वो शो विंडो, वो खिड़की, उसका ना टूट पाने का शीशा, उसकी ग्रिल, उसकी चौखट, हर चीज मेरी देखी भाली है। तुम्हारी देखी भाली है? हाँ। वो कैसे? कोई 3 साल पहले घनश्याम गुप्ता ने शोरूम की नए सिरे से डेकोरेशन करवाई थी। डेकोरेशन के सारे काम का ठेका उसने प्रकाशदेव सबरवाल को दिया था, जिसका कि कभी मैं मुलाजिम हुआ करता था। मैं वहां सबरवाल के लगाए कारीगरों का काम सुपरवाइज करने के लिए तैनात किया गया था। तब मैंने देखा था कि वो शो विंडो पहले बहुत छोटी सी थी। घनश्याम गुप्ता की मांग पर उसे दीवार तोड़कर खड़ी किया गया था। तभी नई चौखट, अनब्रेकेबल ग्लास और ग्रिल वगैरह लगाए गए थे। हमें ना ग्रिल काटने की जरूरत है और ना अनब्रेकेबल ग्लास को तोड़ने की। दोस्तों, वो पूरी खिड़की अपनी चौखट समेत पलक झपकते उखड़कर नीचे आन गिर सकती है। वो घटना इतनी असंभावित होगी, इतनी अप्रत्याशित होगी कि एक बार की तो शोरूम के भीतर मौजूद लोगों की समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो गया था, और समझ में आने के बाद भी कई क्षण वे सब सकते की हालत में रहेंगे। तब हम उनके संभल पाने से बहुत पहले खिड़की के रास्ते शोरूम में होंगे। हम कोशिश करेंगे कि कोई घंटी ना बजाने पाए। घंटी बज भी जाएगी तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि जाते ही हमने राजेश गुप्ता को अपने काबू में कर लेना है। राजेश गुप्ता को क्यों? उसके बड़े भाई को क्यों नहीं, जो कि अधेड़ है और इसलिए कम फुर्तीला और कम फसादी साबित हो सकता है? नहीं, कुलभूषण बोला, बंधक के तौर पर हमने राजेश गुप्ता को ही काबू करना है। वजह कुछ नहीं। वजह कुछ भी नहीं तो फिर ये कि ये भी मेरी एक शर्त है तुम लोगों के साथ काम करने की। बंधक राजेश गुप्ता ही होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंधक बड़ा भाई बनाया जाता है या छोटा, लेकिन तुम्हें पड़ता है। हाँ, मुझे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? है कोई बात जिसे मैं इस वक्त तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता? छोड़ो, जॉन लोबो बोला, ये कोई अहम बात नहीं। अहम तो नहीं है, डिसूजा बोला, लेकिन इस बारे में जिद करके ये खामोखा का सस्पेंस तो पैदा कर रहा है। मैं कोई सस्पेंस नहीं पैदा कर रहा, कुलभूषण बोला। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बंधक राजेश गुप्ता हो। लेकिन श्री प्रकाश बोला, इस चाहत की वजह तुम नहीं बताना चाहते। नहीं बताना चाहता? अजीब आदमी हो। हाँ, अजीब आदमी हूं, और डीठ भी। दुरुस्त, वो भी। बिरादरान, हैदर अली बोला, आप लोगों की खामोखा की बहस में वो ₹1,00,000 का सवाल तो बीच में ही रह गया। भाईजान, वो कुलभूषण से संबोधित हुआ, खिड़की कैसे उखड़ेगी, और वो भी पलक झपकते ही? उसके लिए, कुलभूषण बोला, एक ट्रैक्टर की जरूरत होगी। ट्रैक्टर? चारों के मुंह से एक साथ निकला। अब तुम कहाँ जाओगे? मीटिंग बर्खास्त हो चुकने के बाद जब पीछे जॉन लोबो और कुलभूषण अकेले रह गए तो लोबो ने पूछा। कहीं नहीं, कुलभूषण बड़े इत्मीनान से बोला। कहीं नहीं? क्या मतलब? मैं यहीं रहूंगा। यहाँ? पागल हुए हो? यहाँ कैसे रह सकते हो? रह सकता हूँ कुलभूषण, तुमने सिर्फ यहाँ पर रात भर रुकने की बात की थी। दुरुस्त, लेकिन तब मैं तुम्हारा दोस्त था। अब मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ डकैती में। कुलभूषण ने डकैती शब्द पर विशेष जोर दिया। तुम मुझे मरवाओगे? कुछ नहीं होता, मैं ऊपर छुपा रहूंगा, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। अगर लग गई तो भी कुछ नहीं होगा। दाढ़ी मूछ वाले मेरे मौजूदा होलिये में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। तुमने ही कौन सा मुझे फौरन पहचान लिया था? ये वादा खिलाफी है, वो बड़बड़ाया। तुमने वादा किया था कि तुम सुबह यहाँ से चले जाओगे। मैं नहीं गया, इसमें तुम लोगों का फायदा ही निकला। डकैती की तुम्हारी योजना की बेल जो मुंडेर नहीं चढ़ रही थी वो अब चढ़ेगी। वो खामोश रहा, उसके चेहरे से चिंता के भाव ना गए। एक बात बताओ। क्या? लोबो बोला, बार का धंधा ठीक नहीं चल रहा? ये तुम मेरे डकैती में शरीक होने की वजह से पूछ रहे हो? हाँ, दाल रोटी की कमाई के लिहाज से धंधा ठीक चल रहा है, तरमाल की कमाई के लिहाज से ठीक नहीं चल रहा। वजह? बाहर से असली कमाई मुझे ड्यूटी फ्री लिकर बेचकर थी। उसकी वजह से मैं लो रेट पर विस्की बेचता था और ग्राहक ज़्यादा आते थे। आजकल ड्यूटी फ्री लिकर वाला चक्कर चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? उस हरामजादे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की वजह से, जो ज़रा लिहाज नहीं करता। पहले इंस्पेक्टर का तो मैंने महीना बांधा हुआ था, मज़े से धंधा चलता था। इस साले विक्रम सिंह को तो मैंने महीने का इशारा ही किया था तो वो मुझे गिरफ्तार करने को तैयार हो गया था। अगर ये इंस्पेक्टर ना रहे तो फिर तुम्हारे धंधे की स्थिति कैसी होगी? बहुत शानदार। तब तो फिर पहले जैसी बाहर आ जाएगी मेरे बार में। लोगो, समझ लो तुम्हारा ये काम भी तुम्हारे दोस्त कुलभूषण ने किया। बहुत जल्द यहाँ तुम्हें कोई नया इंस्पेक्टर नियुक्त दिखाई देगा। अच्छा? हाँ। ये विक्रम सिंह कहाँ चला जाएगा? कुलभूषण ने मुस्कुराते हुए अपनी एक उंगली छत की तरफ उठा दी। हमेशा की तरह पूरे 7 बजे गुप्ता ज्वेलर्स का शटर गिरा।
शटर बंद होते ही एक काली एम्बेसडर कार वहां पहुंची और शटर के एन सामने सड़क पर जाकर रुकी। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे श्री प्रकाश ने एक बार कार का हॉर्न दबाकर छोड़ दिया। तुरंत बगल की गली में कहीं से खड़खड़ की भारी आवाज आने लगी। वो आवाज रोड रोलर, रूढ़ी कूटने वाला इंजन की थी। भरपूर कोशिशों के बावजूद ट्रैक्टर का इंतजाम नहीं हो सका था। ट्रैक्टर चोरी करने की कोई जुगत वे नहीं भिड़ा सके थे और उसको खरीदने लायक रकम किसी के पास नहीं थी। फिर तभी किसी को याद आया था कि हरनबी रोड के करीब की एक सड़क उन दिनों नई बन रही थी और वहां सड़क पर रोड रोलर रोज फिरता था। रोड रोलर को कभी कोई ताला वगैरह नहीं लगाया जाता था क्योंकि उसकी चोरी तो किसी की कल्पना से भी परे थी। सड़क बनाने का काम 6 बजे तक होता था। उसके बाद सारे कामगार छुट्टी करके चले जाते थे और रोड रोलर वही साइड पर लावारिस सा पड़ा रहता था। उसी रोज कोई आधे घंटे पहले हैदर अली ने रोड रोलर को ट्राई करके देखा था और उसे हैंडल करने में अपने आप को सक्षम पाया था। उसके पृष्ठभाग में मजबूत हुक वाली एक भारी जंजीर पहले ही जोड़ दी गई थी। लोबो वहां से कोई आधा मील दूर एक अन्य कार के साथ एक संकरी उजाड़ गली में मौजूद था। डकैती के बाद काली एम्बेसडर को छोड़कर सब जने लोबो वाली कार में सवार हो जाने वाले थे। उस रोज दोपहर बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के पांव जॉन लोबो के बार में तब पड़े थे जबकि कुलभूषण ऊपर मौजूद था। ऊपर से इंस्पेक्टर आया ही वहां कुलभूषण के बारे में पूछने था। इंस्पेक्टर के आगमन ने लोबो के छक्के छुड़ा दिए थे। वो तो गनीमत थी कि उसने वहां की तलाशी लेने की कोई कोशिश नहीं की थी, वरना लोबो की आने वाली जिंदगी का मुकम्मल सत्यानाश उसी घड़ी हो जाता। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद लोबो ने कुलभूषण को बताया था कि वो कैसे बाल बाल बचा था। कुलभूषण ने बड़ी संजीदगी से वादा किया था कि डकैती के बाद वो वापस लोबो के बार में कदम नहीं रखेगा। रोड रोलर हरनबी रोड पर प्रकट हुआ। किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। उन दिनों उस इलाके में रोड रोलर का दिखना रोजमर्रा की बात थी। किसी को ये तक न सूझा कि सड़क कोई और बन रही थी और रोड रोलर कहीं और फिर रहा था, और वो भी अंधेरा हो जाने के बाद। रोड रोलर के करीब आने पर हैदर अली ने बड़ी दक्षता से रोड रोलर का एंगल इस प्रकार बदला कि उसका पृष्ठभाग गुप्ता ज्वेलर्स की शो विंडो की तरफ हो गया। काली एम्बेसडर के पृष्ठभाग में से कुलभूषण और डिसूजा बाहर निकले और लपक कर रोड रोलर के करीब पहुंचे। उन्होंने उसके पृष्ठभाग में गोल लिपटी जंजीर को बड़ी फुर्ती से खोला। फिर दोनों ने जंजीर के सिरे पर लगा भारी हुक संभाला और उसे बड़ी दक्षता से शो विंडो की ग्रिल में फंसा दिया। कुलभूषण ने इशारा किया। उस इशारे को देखकर श्री प्रकाश ने कार का हॉर्न एक बार दबाकर छोड़ दिया। हॉर्न की आवाज सुनकर हैदर अली ने फौरन रोड रोलर को फिर चालू कर दिया। लोहे की जंजीर एक क्षण के लिए रोड रोलर और शो विंडो के बीच में तनी, फिर एक भीषण आवाज के साथ चौखट समेत खिड़की उखड़कर फुटपाथ पर आ गिरी। बिजली की फुर्ती से हैदर अली रोड रोलर की ड्राइविंग सीट से नीचे कूदा। उसने अपने चेहरे पर एक थैला चढ़ा लिया जिससे आंखों की जगह 2 छेद थे और जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। उसके खिड़की के करीब पहुंचने तक उसके तीनों साथी भी वहां पहुंच चुके थे। तीनों ने अपने चेहरे पर हैदर अली जैसी ही नकाबें चढ़ा ली थी, लेकिन उनमें से रिवॉल्वर सिर्फ डिसूजा के पास थी। पलक झपकते वे खिड़की के रास्ते शोरूम में दाखिल हो गए। बाहर मचे शोर की वजह से तवज्जो तो बहुत लोगों की उस तरफ गई, लेकिन फौरन किसी की समझ में न आया कि असल में वहां क्या हो रहा था। खबरदार! भीतर दाखिल होते ही हैदर अली कड़क कर बोला। डिसूजा ने भी अपनी रिवॉल्वर सामने तानी और गरजा, खबरदार! जो हिला उसे भून कर रख दिया जाएगा। शोरूम में उस वक्त घनश्याम गुप्ता, उसका भाई राजेश गुप्ता, गार्ड बनवारी और 2 सेल्समैन थे। बाकी स्टाफ पता नहीं पिछवाड़े में कहीं था या छुट्टी पर गया था। राजेश गुप्ता उस वक्त कैश वाला ब्रीफकेस संभाल चुका था और तब किसी भी क्षण बनवारी के साथ वहां से रवाना होने वाला था। डकैतों के आगमन के वक्त घनश्याम गुप्ता का हाथ इत्तेफाक से उसी जेब में था जिसमें कि रिमोट कंट्रोल मौजूद था। उसने हौले से रिमोट का बटन दबा दिया। तुरंत बाहर जोर से घंटी बजने लगी, लेकिन उसे ये देखकर बड़ी हैरानी और बड़ी निराशा हुई कि एकाएक बज उठी अलार्म बेल की आवाज से डकैतों के कान में जूं भी ना रेंगी। हैदर अली लपक कर राजेश गुप्ता के पास पहुंचा। उसने उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर सटा दी। मैं इसका भेजा उड़ाने लगा हूं, हैदर अली बड़े हिंसक स्वर में बोला। नहीं! घनश्याम गुप्ता आतंकित स्वर में चिल्लाया। ऐसा ना करना, तुम माल लूटने आए हो, माल लूट लो। हम कोई अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे। एक अड़ंगा तुम में से कोई घंटी बजाकर अड़ा चुका है। अब कुछ नहीं होगा, तुम जो चाहे यहां से ले जाओ, लेकिन भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। शाबाश! हैदर अली राजेश गुप्ता की कनपट्टी से रिवॉल्वर सटाए रहा और डिसूजा अपनी रिवॉल्वर से बाकी लोगों को कवर करने लगा। श्री प्रकाश और कुलभूषण माल की तरफ आकर्षित हुए। शोकेशों को ताले लगे हुए थे, इसलिए वे उनके शीशे तोड़ तोड़ कर जेवरात निकालने लगे। जेवरात वे कुलभूषण के हाथ में थमे एक कैनवस के झोले में डाल रहे थे। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। बस करो, हैदर अली बोला। बस करते करते भी उन्होंने 2 शोकेश और तोड़ दिए और उनका माल निकालकर झोले के हवाले कर दिया। शटर खोलो,
हैदर अली ने आदेश दिया। घनश्याम गुप्ता के इशारे पर गार्ड शटर खोलने लगा। पुलिस पहुंचने ही वाली है। हैदर अली घनश्याम गुप्ता से बोला, तुमने बाहर जाकर पुलिस को समझाना है कि तुम्हारे भाई की सलामती की खातिर उन्होंने हमारी निकासी के रास्ते में कोई अड़ंगा नहीं लगाना है। तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे ना? हाँ, मैं पुलिस से बात करता हूँ। बाहर अलार्म बेल बदस्तूर बज रही थी और सड़क पर तमाशाइयों की भीड़ जमा होती जा रही थी। अब सबको मालूम था कि वहाँ डाका पड़ रहा था। पुलिस के सायरन की आवाज़ करीब होती जा रही थी। शटर पूरा उठा दिया गया। पुलिस की 2 गाड़ियाँ शोरूम से थोड़ा परे आकर रुकी। डिसूजा और श्री प्रकाश ने घनश्याम गुप्ता के साथ बाहर कदम रखा। डिसूजा की रिवॉल्वर गुप्ता की पीठ से सटी हुई थी। गोली न चलाना, गुप्ता गला फाड़कर चिल्लाया। गोली न चलाना। पुलिस वाले ठिठके। डिसूजा और श्री प्रकाश ने एम्बेसडर के करीब आकर गुप्ता को सामने धकेल दिया और स्वयं कार में सवार हो गए। श्री प्रकाश ड्राइविंग सीट पर बैठा और डिसूजा उसकी बगल में। गोली न चलाना, गुप्ता बदस्तूर चिल्ला रहा था। गोली न चलाना। बाहर अब बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी और लोग खूब शोर मचा रहे थे। गुप्ता दोनों हाथ फैलाए पुलिस और एम्बेसडर के बीच में खड़ा था। मेरा भाई, वो चिल्लाया, भीतर इन लोगों की गिरफ्त में है। आप लोगों ने गोली चलाई तो वो मेरे भाई को मार डालेंगे। वो बात सुनते ही लोग सन्नाटे में आ गए। श्री प्रकाश ने कार को स्टार्ट किया तो लोग फौरन सड़क पर से परे हटने लगे। उसने बड़ी दक्षता से कार को घुमाया, लेकिन उसे आगे दौड़ाने की जगह बैक गियर में डालकर फुटपाथ पर चढ़ा दिया। फुटपाथ पर आते ही कार बैक होती हुई शोरूम में घुस गई। भीतर जिन शोकेसों से वो टकराई उनके टूटने की बड़ी जोर की आवाज़ हुई। हैदर अली और कुलभूषण अपने बीच सैंडविच की तरह राजेश गुप्ता को दबोचे कार की पिछली सीट पर सवार हो गए। बाहर घनश्याम गुप्ता बदस्तूर गोली न चलाने की फरियाद कर रहा था और पुलिस वालों को हालात समझा रहा था। श्री प्रकाश ने कार आगे बढ़ाई। कार के फुटपाथ पर प्रकट होते ही बाहर फिर जोर का शोर उठा। आतंकित घनश्याम गुप्ता चिल्ला चिल्ला कर लोगों को परे करने लगा। हट जाओ, हट जाओ। डकैतों की जगह वो चिल्ला रहा था। आखिर उसके भाई की जिंदगी का सवाल था। कार फुटपाथ से नीचे उतरी और सड़क पर बिछी जंजीर पर चढ़कर रोड रोलर की ओट में पहुंची। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन ना हुआ। घनश्याम गुप्ता हाथ फैलाए यूं पुलिस के आगे खड़ा था जैसे उनकी तरफ से चलने वाली गोलियों को वो अपने हाथों से रोक सकता था। श्री प्रकाश ने कार आगे बढ़ाई। लोग अपने आप रास्ता छोड़ते चले गए। कार लोगों के हुजूम से बाहर आई तो श्री प्रकाश ने रफ्तार बढ़ा दी। अब लोगों की तरफ न जाना, कुलभूषण चेतावनी भरे स्वर में बोला। क्यों? पुलिस वाले अपनी गाड़ियां छोड़कर किसी सिविलियन की कार लेकर हमारे पीछे लग सकते हैं। मौजूदा हालात में किसी की जानकारी में आए बिना लोगों की कार तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हमारे पीछे लगा हुआ है तो वो हमारे सामने आ जाएगा। तुम कार को हाईवे की तरफ बढ़ाओ। श्री प्रकाश ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। हमारे पीछे कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद वो बोला, लेकिन आगे या आसपास पुलिस वालों की रेडियो कारें हो सकती है। कुलभूषण बोला, बंधक की वजह से वे लोग हमें छेड़े चाहे ना, लेकिन हमारी निगहबानी वो कर सकते हैं। गाड़ी हाईवे पर पहुंचेगी तभी हमें पता लगेगा कि पुलिस किसी तरीके से हमारे पीछे लगी हुई है या नहीं। श्री प्रकाश खामोश हो गया। कार हाईवे नंबर 5 पर दाखिल हुई। थोड़ी देर बाद उन्हें तसल्ली हो गई कि कोई कार उनके पीछे नहीं लगी हुई थी। तब कहीं जाकर सबकी जान में जान आई। अब हैदर अली बोला, अब इससे ब्रीफकेस झपट लो। आगे बैठा डिसूजा बोला। तब ब्रीफकेस को एक जंजीर की सहायता से उसकी कलाई में पहने हथकड़ी नुमा कड़े से जुड़ा पाया गया। चाबी निकाल, हैदर अली बोला। चाबी? राजेश गुप्ता भयभीत भाव से बोला, मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? झूठ बोलता है साले। मैं सच कह रहा हूँ, चाबी मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? हमारे गार्ड बनवारी के पास। वो बैंक मेरे साथ जाने वाला था। इसे फाड़ दो। गाड़ी चलाता श्री प्रकाश बोला। अब ब्रीफकेस कैसे खुलेगा? हैदर अली बड़बड़ाया। कैसे फाड़ दूं? क्या दांतों से उधेड़ूं? मेरे पास चाकू है। श्री प्रकाश ने जेब से एक कमानीदार चाकू निकालकर उसे सौंपा। हैदर अली ने चाकू खोला और फिर उसकी सहायता से ब्रीफकेस को फाड़ डाला। तुरंत 100 के और 50-50 के, अधिकतर 100 के नोट बाहर बिखरे पड़े थे। हैदर अली ने तमाम नोट समेट लिए और अपनी जेबों में भर लिए। अब नकाबे उतार दें? श्री प्रकाश बोला। हाँ, डिसूजा बोला। अब क्या ज़रूरत है इसकी? चारों ने अपनी अपनी नकाबे अपने चेहरों पर से उतार ली। राजेश गुप्ता व्याकुल भाव से सबकी सूरतें देखने लगा। उसकी निगाह कुलभूषण के चेहरे पर आकर ठिठकी। मुझे पहचाना बेटा? कुलभूषण मीठे स्वर में बोला। तुरंत राजेश गुप्ता के नेत्र फट पड़े। यानी कि पहचाना? कुलभूषण बोला। फिर तो ये भी याद होगा कि जेल जाते वक्त मैंने तुझे क्या कहा था। तुम कुलभूषण हो ना? शाबाश, यानी कि भूला नहीं है तू मुझे। फिर तो ये भी नहीं भूला होगा कि मैंने कहा था कि तेरी जिंदगी पर मेरा नाम लिखा हुआ है। ये भी नहीं भूला होगा कि तभी राजेश गुप्ता एकाएक गला फाड़कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ऐसा उसने विपरीत दिशा से करीब आती एक बस को देखकर किया था।
हैदर अली ने फौरन उसका मुंह दबोच लिया, लेकिन राजेश गुप्ता ने उसकी अपने मुंह पर पड़ी हथेली काट खाई। उसके मुंह पर से हथेली हटी तो वो फिर चिल्लाया। हैदर अली ने उसे फिर दबोचा। तभी कुलभूषण के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुई। उसने रिवॉल्वर की नाल को हाथ पांव पटकते राजेश गुप्ता की पसलियों के साथ लगाया और घोड़ा दबा दिया। राजेश गुप्ता जोर से तड़पा। उसका रुख कुलभूषण की तरफ हुआ तो उसने दूसरी गोली उसकी छाती में दाग दी। तभी बस निर्विघ्न उनकी बगल से गुजर गई। राजेश गुप्ता की लाश सीट पर से उलटकर हैदर अली और कुलभूषण के बीच उनके पैरों के करीब गिरी। कार में एकदम सन्नाटा छा गया। तुमने? फिर हैदर अली के मुंह से निकला, मार डाला इसे? तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? डिसूजा तीखे स्वर में बोला। आ गई कहीं से। कुलभूषण रिवॉल्वर अपने पुलोवर के नीचे पतलून की बेल्ट में वापस खोंचता हुआ लापरवाही से बोला। अब हम कत्ल के भी अपराधी हैं, श्री प्रकाश भयभीत भाव से बोला। हम नहीं, डिसूजा ने दांत पीसे, सिर्फ ये, इसे गोली चाहे मैंने मारी है, कुलभूषण बोला, लेकिन इसके कत्ल के लिए हम बराबर के जिम्मेदार माने जाएंगे। जैसे किया किसी ने चाहे कुछ है, डकैती के लिए हम बराबर के जिम्मेदार हैं, इसलिए किसी वहम में मत रहना। तुमने हमें मरवा दिया, हैदर अली बोला। मैंने तुम्हें जिला दिया है मको, इसने हम सबकी सूरतें देखी थी। अपने खिलाफ ऐसे गवाह को तुम लोग जिंदा छोड़ना गवारा कर सकते थे? हमें नकाब नहीं उतारने चाहिए थे, हैदर अली बोला। इसने इस वजह से छोकरे का कत्ल नहीं किया, डिसूजा गुस्से से बोला। ये चिल्ला रहा था, कुलभूषण बोला, और बस वालों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। साले, डिसूजा बोला, इस वजह से भी तूने इसका कत्ल नहीं किया। खबरदार, कुलभूषण कहर भरे स्वर में बोला। खबरदार जो मुझे गाली दी, लेकिन तूने अब झगड़ने से क्या फायदा, हैदर अली बीच में बोला। जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोचो। हमें लाश को कहीं फेंक देना चाहिए, श्री प्रकाश बोला। हाँ, हैदर अली बोला, गाड़ी कहीं रोको। उस वक्त सड़क सुनसान थी। श्री प्रकाश ने कार को स्लो किया, फिर उसने बड़ी दक्षता से उसे यू टर्न दिया और उसे सड़क के किनारे एक ऐसे स्थान पर रोका जहां सड़क के नीचे ढलान थी और आगे एक खड्डा था। लाश को उठाओ, डिसूजा बोला, और उसे सड़क के नीचे उधर उस खड्डे की तरफ उछाल दो। कौन? कुलभूषण बोला। मैं? और कौन? अपनी करतूत तुम ही भुगतोगे, मैं नहीं। क्यों? डिसूजा आंखें निकाल कर बोला। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लाश के साथ कार से बाहर निकलूं और तुम लोग कार भगाकर ले जाओ। तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? पहले था, अब नहीं है। तुम्हारे मौजूदा तेवर देखने के बाद नहीं रहा। लाश का तिया पांचा तो बेटा तुझे ही। शट अप, कुलभूषण एकाएक सांप की तरफ फुफकारा। रिवॉल्वर उसके हाथ में फिर प्रकट हुई। मैं एक खून कर चुका हूं, दूसरा या तीसरा या चौथा खून करने से मैं रत्ती भर भी हिचकने वाला नहीं हूं। तौबा, श्री प्रकाश बोला। हम लोग तो आपस में ही झगड़ने लगे, और वो भी इस नाजुक घड़ी में। झगड़ा तो ये कर रहा है, डिसूजा बोला, जो हमें खून खराबे की धमकी दे रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, कुलभूषण बोला, लेकिन मैं कार से बाहर नहीं निकलने का। कभी भी नहीं निकलोगे? निकलूंगा, तुम लोगों के साथ निकलूंगा, भरोसा नहीं। रिवॉल्वर मेरे पास भी है, डिसूजा बोला। हाँ, और हैदर अली के पास भी। अब देखना यह है कि कौन अपनी रिवॉल्वर पहले इस्तेमाल करता है। मैं 1 2 3 करता हूँ, तुम लोग। क्या फायदा, हैदर अली जल्दी से बोला। लाश को कार से बाहर ही तो फेंकना है, मैं फेंक देता हूँ। ये हुई ना समझदारी की बात, कुलभूषण बोला। हैदर अली कार से बाहर निकला। उसने लाश को घसीटकर बाहर निकाला और खून से बचने का भरपूर प्रयत्न करते हुए उसे उठाया। कटा हुआ ब्रीफकेस तब भी जंजीर के सहारे लाश की कलाई के साथ झूल रहा था। उसने लाश को उछाल फेंकने के लिए सिर से ऊंचा किया। तभी सड़क पर एक मोटरसाइकिल के शक्तिशाली इंजन की आवाज़ गूंजी। सभी निगाहें सड़क की तरफ उठी। एक मोटरसाइकिल उधर ही आ रही थी, लेकिन अभी वो बहुत दूर थी। जल्दी, डिसूजा चेतावनी भरे स्वर में बोला। हैदर अली ने लाश को खड्डे की तरफ उछाल दिया और झपट कर वापस कार में सवार हो गया। श्री प्रकाश ने फौरन कार सड़क पर दौड़ा दी। मोटरसाइकिल पीछे कार द्वारा खाली किए स्थान पर आकर रुकी। इस साले मोटरसाइकिल वाले ने भी अभी यहाँ टपकना था, हैदर अली हाँफता हुआ बोला। उसने कहीं देख तो नहीं लिया होगा मुझे? नहीं देखा होगा, डिसूजा बोला। वो बहुत दूर था। मुझे तो फिक्र लग रही है। खामखा मुझे फिक्र करनी है तो इस कार की करो, कुलभूषण बोला, जिसमें कि हम बैठे हैं और जिसकी मुकम्मल खबर पुलिस को है। अब इस कार में गुजारा एक भी फालतू मिनट हमारी मौत का सामान कर सकता है। हमारे बचाव का हथियार जो हमारे हाथ से निकल गया, डिसूजा आग्नेय नेत्रों से उसे घूरता हुआ बोला, तुम्हारी मेहरबानी से। जो लाखों का माल इस वक्त कब्जाए बैठे हो, कुलभूषण बोला, उसमें भी मेरी ही मेहरबानी लगी हुई है। डिसूजा खामोश हो गया। सब लोग लोबो के बार में पहली मंजिल पर स्थित उसके ऑफिस में मौजूद थे। तुमने वादा किया था, लोबो शिकायत भरे स्वर में कुलभूषण से बोला। क्या? कुलभूषण जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला कि तुम डकैती के बाद वापस यहाँ कदम नहीं रखोगे। किया था,
डकैती के बाद हम लोग तुम्हारी वाली कार में पहुंच गए होते तो निभाता भी। तब माल का बंटवारा कार में ही हो जाने वाला था। मौजूदा हालात में माल में अपने हिस्से की खातिर मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। तुम्हारा हिस्सा हम भिजवा देते। कहाँ भिजवा देते? जहाँ तुम होते। मैं कहाँ होता वो तुम्हें मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। मेरा कोई ठिया ठिकाना नहीं। अपना हिस्सा खुद यहाँ आए बिना मुझे हासिल नहीं होने वाला था। छोटे भाई का खून करने का तुम्हारा पहले से इरादा था। लोगों ने उस पर दूसरा इल्ज़ाम लगाया, तभी जिद कर रहे थे कि बंधक छोटा भाई होगा। दुरुस्त। डकैती से ज़्यादा तुम्हारी दिलचस्पी कत्ल में थी। ये भी दुरुस्त। ये हमारे साथ धोखा है। अच्छा, वो कैसे? तुम्हें मेरे इरादे की खबर होती तो क्या तुम लोग डकैती का अपना प्रोग्राम ड्रॉप कर देते? लोबो कसमसाया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। लोबो, डिसूजा बोला, ये बातें छोड़ो, पहले इससे पूछो कि इसके पास रिवॉल्वर कहाँ से आई। तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? लोबो बोला, आ गई कहीं से। कुलभूषण ने फिर अपना पहले वाले ढिठाई भरा जवाब दोहरा दिया। लोबो एक क्षण उसे घूरता रहा, फिर एकाएक उसने चाबी लगाकर अपनी मेज़ का ताला खोला। उसने बारी बारी अपनी मेज़ के तीनों दराजों का मुआयना किया। मेरी रिवॉल्वर? फिर उसके मुंह से निकला। कुलभूषण मुस्कुराया। तुमने मुझे मरवा दिया। लोबो ने आंत्रनाद किया। अच्छा, वो कैसे? अब पुलिस को पता जो लग जाएगा कि राजेश गुप्ता की हत्या मेरी रिवॉल्वर से हुई थी। कैसे पता लग जाएगा? रिवॉल्वर बरामद होगी तो पता लगेगा ना। क्या किया तुमने रिवॉल्वर का? मैंने उसे कृष्णा नदी में फेंक दिया। पुलिस फिर भी रिवॉल्वर की बाबत मुझसे पूछताछ कर सकती है। ऐसा नहीं होगा। पुलिस को सपना नहीं आना कि कत्ल तुम्हारी रिवॉल्वर से हुआ है। उन्हें तो ये तक नहीं मालूम होगा कि तुम्हारे पास कोई रिवॉल्वर है। वो लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर थी। तो क्या हुआ? शहर में हज़ारों और लाइसेंस शुदा रिवॉल्वरें होंगी। पुलिस एक एक रिवॉल्वर को नहीं चेक करती फिर सकती। फिर भी ऐसा हो तो तुम कह देना कि रिवॉल्वर चोरी चली गई। तुम्हें मेरी रिवॉल्वर चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहिए था। इन लोगों को भी चेहरे से नकाबें नहीं उतारनी चाहिए थी। राजेश गुप्ता ने जब हमारी सूरतें देख ली थी तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। नकाबें उतारना जरूरी था, श्री प्रकाश बोला। कार में 4 नकाबपोशों को बैठा देखकर पुलिस का कोई गश्ती दस्ता डकैती या अगवा की कहानी को जाने बिना भी हमारे पीछे लग सकता था। अगर नकाबें उतारना जरूरी था तो उसका कत्ल भी जरूरी था। क्या फायदा? हैदर अली बोला, अब इस बात को लंबा घसीटने में। जो हो गया सो हो गया। अब माल का बंटवारा करो और इस हत्या को यहाँ से टालो। डिसूजा और श्रीप्रकाश ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में उस वक्त वे लोगों की वजह से कुलभूषण का लिहाज कर रहे थे, वरना वहां कुलभूषण की कोई सामत आ सकती थी। कुलभूषण भी इसीलिए शेर हो रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके एहसानों के तले दबा हुआ लोबो उसके खिलाफ न खुद जा सकता था और न अपने किसी साथी को जाने दे सकता था। नोट और जेवरात लोबो की मेज पर उलट दिए गए। नोटों की सूरत में रकम कोई 1.25 लाख रुपए की थी। लोबो ने जेवरात को परख कर बताया कि कोई 15-16 लाख रुपया जेवरों से खड़ा किया जा सकता था। ये 15-16 लाख रुपया खड़ा करने में कितना वक्त लगेगा? कुलभूषण बोला। कम से कम 1 हफ्ता, लोबो ने उत्तर दिया। मैं 1 हफ्ता इंतजार नहीं कर सकता। वो तो तुम्हें। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। क्या सुने? ये नकद रुपया तुम सारा मुझे दे दो और समझ लो कि जेवरों में से मेरा हिस्सा इसमें आ गया। वैसे मेरा हिस्सा 3-4 लाख का बनेगा। ऐसे में 1.25 लाख में ही राजी हो जाऊंगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, ऐतराज डिसूजा ने किया और बड़ी सख्ती से किया। यह हमें मंजूर नहीं। तुम अपनी बात छोड़ो, कुलभूषण बोला। औरों को शायद मंजूर हो, मुझे भी मंजूर नहीं, हैदर अली बोला। मुझे भी, श्री प्रकाश उन दोनों की देखा देखी बोला। नामंजूरी की कोई वजह कुछ नहीं, बंटवारा सीधे सीधे ही होगा। ये ढिठाई है तो है। तुम ढीठ बन सकते हो, हम नहीं बन सकते। ठीक है, ताव मत खाओ, जो जी में आए करो। बंटवारा हुआ। कुलभूषण को लगभग 25,000 रुपये की रकम सौंप दी गई और उसे सख्ती से समझा दिया गया कि बाकी हिस्से की वसूली के लिए वो वहाँ कदम रखने की कोशिश न करे। उसे कहा गया कि 1 हफ्ते बाद वो शाम 4 बजे सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंच जाए, जहाँ की उसका बाकी का हिस्सा उसे सौंप दिया जाएगा। फिर महफिल बर्खास्त हो गई। अब कुलभूषण के सामने समस्या थी रात गुजारी का कोई नया ठिकाना तलाश करने की। 9:15 बजे के करीब ब्लू स्टार के टेलीफोन की घंटी बजी। फोन मैनेजर ने उठाया। ब्लू स्टार, मैनेजर बोला। ज़रा अपनी होस्टेस वेरोनिका स्मिथ से बात करा दीजिए, मेहरबानी होगी। इस वक्त वेरोनिका बहुत बिजी है, वो फ़ोन पर नहीं आ सकती। सर, बात करना निहायत ज़रूरी ना होता तो मैं हरगिज़ भी इस वक्त फ़ोन ना करता। आप कौन बोल रहे हैं? मैं स्मिथ बोल रहा हूँ। कौन स्मिथ? वेरोनिका का हस्बैंड? भूतपूर्व। ठीक है, होल्ड करो, बुलाते हैं। शुक्रिया। मैनेजर ने वेरोनिका को बुलाकर बताया
कि उसके भूतपूर्व पति स्मिथ का फ़ोन था तो वो बहुत हैरान हुई। उसका अब मुझे फ़ोन करने का क्या मतलब, वो बुनबुनाई। मैं कह दूं कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, मैनेजर ने सुझाया। नहीं, वो बोली, अब आई गई हूँ तो सुनती हूँ। उसने फ़ोन उठाया और उसे कान में लगाकर माउथ पीस में बोली, हेलो स्मिथ। मैं स्मिथ नहीं, आवाज़ आई, कोई और बोल रहा हूँ जाने मन। और कौन? तुम्हारे सपनों का शहजादा, नहीं पहचाना? आवाज़ आई। नहीं, आवाज़ वेरोनिका को पहचानी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी वो बोली, फ़ोन पर मेरा नाम न लेना, मैं कुलभूषण बोल रहा हूँ। तुम? नाम न लेना, कुलभूषण ने फिर चेतावनी दी। क्या चाहते हो? तुम्हारी मदद चाहता हूँ, मामूली, निहायत मामूली। इनकार नहीं सुनूंगा, इनकार किया तो खैर नहीं तुम्हारी। मैं बहुत तड़पा हुआ हूँ आजकल, अपने से बाहर जाने वाले की जान लिए बिना नहीं मानने वाला मैं। और तुम्हारे तो मैं खूबसूरत थोबड़े पर पहले पच्चीकारी करूँगा चाकू से। कैसा रहेगा प्रोग्राम? क्या चाहते हो? वो घबरा कर बोली। शाबाश, ये टोन पसंद आई मुझे। सुनो, तुम घनश्याम गुप्ता को जानती हो? उसका ज्वेलरी का शोरूम तुम्हारे कैबरेज जॉइंट से थोड़ी दूर हरनबी रोड पर ही है। वो, उसके यहाँ तो अभी अभी डाका पड़ा है। मैं उसी घनश्याम गुप्ता की बात कर रहा हूँ। वो क्या तुम्हारा? नहीं, वो मेरा काम नहीं। तुम यही पूछने जा रही थी ना कि क्या वो डाका मैंने डाला है? उसकी बात बीच में काटकर कुलभूषण बोला। हाँ, डाका ना मेरा काम है ना मेरे बस का काम। मेरा उस डाके से कोई वास्ता नहीं। मुझे क्यों फ़ोन किया है तुमने? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी खातिर एक चक्कर घनश्याम गुप्ता के शोरूम का लगा कर आओ। तुमने खास तौर से ये देख कर आना है कि घनश्याम गुप्ता अभी भी वहीं है या घर चला गया। मैं इस वक्त यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हारे वहाँ से गुप्ता के शोरूम का फासला मुश्किल से 2 मिनट का है। 2 मिनट जाने में और 2 मिनट आने में। क्या मेरी खातिर सिर्फ 4 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकती? मैं नहीं जा सकती। सुन हरामजादी, एकाएक कुलभूषण कहर भरे स्वर में बोला। मुझे ऐसे टाल मटोल वाले जवाब दिए तो कल का सवेरा देखना नसीब नहीं होगा तुझे। मैं तेरी ऐसी गत बनाऊंगा कि तू उस दिन को कोसेगी जब तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया था। सुना? हाँ, मैं 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। फ़ोन खुद उठाना, मुझे किसी और को ना कहना पड़े तुझे बुलाने के लिए। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का 8वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।